हाँ छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। आज हम क्लास 10th का जो साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको पढ़ाने वाले हैं और पूरे चैप्टर को अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं पूरा डिटेल में। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कक्षा 8, 9, 10th की तैयारी कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी और जेसीईआरटी दोनों का कंटेंट है इसमें, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं या जो जेसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए उपयुक्त वीडियो है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। चैप्टर में सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेता है, ठीक है, और दोनों आपस में क्रिया करके क्या करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। उसका गुणधर्म अलग होगा। तो इसमें पदार्थों को पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। जो भी पदार्थ इस रिएक्शन में भाग लिया है तो उसका जो पुराना आबंध है यानी पुराना बंधन है वो टूट जाता है और नए आबंध बनाते हैं। किसी भी भौतिक विधि जैसे वाष्पीकरण, आसवन द्वारा इसे वापस उल्टा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एक भौतिक, ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये भौतिक अभिक्रिया नहीं है। भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भौतिक अभिक्रिया हुआ है, जैसे जल का वाष्प बनना, ठीक है। तो जल जब भाप बनता है, वाष्प बनता है, भाप बनता है, तो उसको आज दोबारा हम जल के रूप में ला सकते हैं। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसको हम वापस पुराने अवस्था में नहीं ला सकते, ठीक है। आगे चल के हम इसको और भी क्लियर करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किस तरह का अभिक्रिया है, उसके बारे में हम उदाहरण भी देंगे आगे, ठीक है, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा एकदम आसान भाषा में, ठीक है। तो सबसे पहले भाग लेने वाले पदार्थ देखते हैं। जो भाग लेने वाला पदार्थ होता है रिएक्शन में उसको अभिकारक कहा जाता है और जो बन करके तैयार होता है उसको उत्पाद कहा जाता है। जैसे एक रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, Mg + O2, ठीक है, और मिल करके क्या बनता है, MgO। ये आपके बुक में भी मिल जाएगा। आपके बुक से ही एकदम रिलेटेड उदाहरण इसलिए उठा रहे हैं कि आपको समझने में और आसान हो। जब एक बार आप बुक पढ़ें और इस वीडियो को देखें तो समझना ज़्यादा आसान हो जाए। देखिए यहाँ Mg और O2 ये जो दोनों रिएक्शन में भाग लिए हैं, ये क्या है, ये है अभिकारक, ठीक है। Mg भी है अभिकारक, ठीक है, और ये जो O2 ऑक्सीजन है ये भी है अभिकारक। और ये जो बन करके तैयार हुआ ये क्या है, उत्पाद। उत्पादन शब्द से बना है। उत्पादन का मतलब ही होता है कोई नए प्रोडक्ट का बनना, ठीक है। जैसे कोई फैक्ट्री से उत्पादन होता है तो उत्पादन मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट बनना। जिस चीज़ का फैक्ट्री है उस चीज़ का प्रोडक्ट बन रहा है। तो उसी तरह से उत्पाद मतलब हुआ कि नया चीज़ जो बना, ठीक है। तो ये दोनों के रिएक्शन के दौरान जब प्रोसेस हुआ तो उसके बाद जो बन करके तैयार हुआ इसको हम उत्पाद कहेंगे। और जो रिएक्शन में भाग लेगा उन दोनों को, दो या दो से अधिक या एक भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अभिकारक। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हमारे आसपास जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो ये कैसे हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती है जहां मूल पदार्थ की पहचान और प्रकृति बदल जाती है। कैसे, जैसे लोहे का जंग लगना, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जब लोहा में जंग लगता है तो क्या होता है, लोहा जो नमी या हवा जहाँ पे ऑक्सीजन हो, जब इसके संपर्क में आता है तो आने के बाद क्या होता है, उस पर भूरे भूरे रंग का एक परत जम जाता है, ठीक है। ये आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑक्सीजन जिस भी धातु के संपर्क में आता है उसका ऑक्साइड बनाता है हमेशा, ठीक है। तो ये आयरन के जब संपर्क में आ रहा है तो ये आयरन ऑक्साइड बनाया। और जंग आप लोग देखे होंगे दरवाजे में, लोहे की कील में, लोहे की कोई भी चीज़ हो, अगर वो नमी यानी पानी वाले जगह पे रहता है या अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो क्या होता है, उस पर जंग लगता है। जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है। तो वो भी आगे पढ़ना है, संक्षारण जो आगे टॉपिक बताएंगे उसमें डिटेल में पढ़ना है, ऐसे अभी बता दे रहे हैं।
तो ये क्या है, हमारे दैनिक जीवन में हम लोग देखे हैं लोहे में जंग लगना, तो ये भी एक रिएक्शन है। क्या उस जंग लगने की जो विधि है उसके बाद हम उसको वापस नए की तौर पे नहीं ला सकते हैं? जैसा नया लोहा खरीदे थे उस तरह से नया क्या वापस हो जाएगा? तो नहीं होगा। तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जिसको हम वापस पुरानी अवस्था में ला सकते हैं उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जिसको पुराने अवस्था में नहीं ला सकते हैं उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, आगे एक और उदाहरण देख लीजिए, भोजन का पाचन। देखिए, जब हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, यानी कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो एंजाइम से रिएक्शन करके एंजाइम की मदद से जटिल खाद्य पदार्थों जो है वो अलग अलग अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, जैसे कि अलग अलग अणु कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाता है, प्रोटीन अलग हो जाता है, विटामिन अलग हो जाता है। ठीक है, और सबके अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। तो ये जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, और ये जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है इसको हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं। वापस पुराने अवस्था में जिस तरह हम लोग भोजन खाए थे, पचने के बाद उस अवस्था में नहीं आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, समझ रहे हैं? रासायनिक परिवर्तन यानी कि उसको वापस पुराने अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, उसको हम लोग कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखिए, दूध से दही का बनना, यानी कि आप लोग देखे होंगे जब दूध को हम लोग दही जमने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, दही बना देते हैं, तो उसमें एक जो बैक्टीरिया होता है, लाभदायक बैक्टीरिया, जिसको कहा जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो दूध में क्या करता है? लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। ठीक है, लैक्टोज जो होता है दूध में पहले से उपस्थित, उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिससे दूध क्या बनता है? दही में बन जाता है। थोड़ा सा स्वाद उसका खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये स्थायी रूप से बदल जाता है, इसको हम वापस दूध नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी रिएक्शन हैं जिसको हम लोग वापस पुराने अवस्था में नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? तो शब्दों से संकेतों में बदलना। जैसे अगर हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर लिख रहे हैं शब्दों में, ठीक है, तो किसी अभिक्रिया के लिए उपयुक्त उसमें जो तत्व उपयोग हुआ है तो उसके प्रतीक को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग रिएक्शन में किसी भी पदार्थ का उपयोग किए हैं, किसी भी तत्व का, जैसे कार्बन हो गया। ठीक है, कार्बन का उपयोग किए हैं तो कार्बन के लिए C लिखते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का उपयोग किए हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या करते हैं? H लिख देते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग सिंबल में उसको लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के लिए Mg लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के लिए O लिखा हुआ है, और ये रिएक्शन करके क्या बन रहा है? MgO। ठीक है, तो ये हो गया जो समीकरण। ठीक है, यानी शब्दों को समीकरण के रूप में लिखने के लिए, संकेतों के रूप में बदलने के लिए, तो इसको रासायनिक सूत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रासायनिक सूत्र। और रासायनिक सूत्र में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके अगर हम लोग बदलते हैं इसको तो क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अगला है भौतिक अवस्था का संकेत। जैसे देखिए, कोई भी रिएक्शन हम लोग लिखते हैं तो उसका भौतिक अवस्था भी लिखते हैं कि अगर किसी चीज़ का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो वो सॉलिड के स्टेट में है, यानी कि सॉलिड अवस्था में है, यानी कि ठोस अवस्था में है, या L हम लोग देते हैं लिक्विड, यानी कि द्रव अवस्था में उसका उपयोग किया गया है, या G लिखते हैं गैस। ठीक है, गैस अवस्था में उपयोग किया गया है, या AQ मतलब होता है सॉल्यूशन यानी घोल। अगर पानी के साथ हम उस चीज़ को घोल देते हैं और घोल के रूप में अगर हम रिएक्शन में उसका उपयोग करते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे AQ। स्टेट भी बताना होता है। तो देखिए, समीकरण को अधिक सूचकांक बनाने के लिए, यानी कि और अधिक उसमें सूचना देने के लिए, यानी कि कोई अगर रिएक्शन करा रहा है तो उसको पता हो कि किस रूप में वापस इसको रिएक्शन कराना है। मान लीजिए अगर हम किसी को रिएक्शन लिख करके दे दिए कि ऐसे करना है, तो अगर कार्बन या मान लीजिए एक जल है, ठीक है, H2O, तो H2O तीनों स्टेट में होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में ये बर्फ़ होता है। ठीक है, बर्फ़। अगर इसको लिक्विड स्टेट में लेते हैं तो जिसको हम लोग पानी या जल कहते हैं। ठीक है, और अगर इसको हम लोग गैस के अवस्था में लेते हैं तो गैस के अवस्था में क्या होता है? भाप जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों स्टेट में होता है। अब मान लीजिए रिएक्शन हम किसी को लिख के दे दिए कि H2O डालना है। ठीक है, तो H2O किस फॉर्म में डालना है? उसको सॉलिड फॉर्म में डालना है, लिक्विड फॉर्म में डालना है, या गैस फॉर्म में? तो और ज़्यादा हम लोग विस्तृत करने के लिए, डिटेल करने के लिए क्या करते हैं? उस रिएक्शन के स्टेट को भी लिखते हैं। ठीक है, कि किस स्टेट में, किस अवस्था में उसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आइए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे एक रिएक्शन हम लोग लिख करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि समीकरण का अधिक सूचकांक बनाने के लिए अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है।
जैसे एक है रिएक्शन C+O2, ठीक है, मिल करके क्या बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन यहाँ किस फॉर्म में लिया गया है, सॉलिड फॉर्म में, तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में लिया गया है, गैस फॉर्म में, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं। और जो बाद में उत्पाद बना, अभिकारक की तरफ ये है, और उत्पाद जो बना तो वो किस फॉर्म में बना, तो वो भी बना गैस फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, उसके अवस्था को लिखते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ को अगर पानी में घोल करके उस इस्तेमाल किए रहते तो उसके लिए लिखते एक्यू, ठीक है, यानी एक्वा, ठीक है। एक्वा का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ का घोल, ठीक है, एक्यू, किसी चीज़ का घोल, उसको हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, घोल को सॉल्यूशन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं संतुलित समीकरण का महत्व, यानी कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है। तो एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, जो नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसी कारण से हम लोग को संतुलित करना आवश्यक है। और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही ह्रास किया जा सकता है, यानी द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है। मतलब कि अभिक्रिया से पहले जो अभिकारक है, ठीक है, और अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद है, उन दोनों तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि एक एरो से पहले इसको कह देते हैं LHS, इसको कह देते हैं RHS समझने के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसी भी तत्व को पूरा जोड़ लेंगे, ठीक है, सभी तत्व, ठीक है, कार्बन हो या हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, सभी तत्वों को, कार्बन को अलग, हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग जोड़ लेंगे, और उत्पाद बन करके जो तैयार हुआ, ठीक है, तो उस उत्पाद के भी सभी परमाणु संख्याओं को जोड़ लेंगे, और जितना कार्बन इधर दिखा उतना ही कार्बन इधर दिखना चाहिए, जितना ऑक्सीजन इधर दिखा हाइड्रोजन, उतना ही हाइड्रोजन इधर दिखना चाहिए, जितना ऑक्सीजन इधर दिखा उतना ही ऑक्सीजन इधर दिखना चाहिए। अगर ये बराबर होता है, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि वो जो रिएक्शन है, वो जो अभिक्रिया है, वो जो समीकरण है, वो क्या है, संतुलित है। अभिक्रिया के बाद जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ क्या है, संतुलित है, अन्यथा संतुलित नहीं है, वो केवल ढांचा है, ठीक है। जब तक वो संतुलित नहीं होगा उसको हम पूर्ण रूप से समीकरण नहीं कह सकते हैं, समीकरण का वो ढांचा है, ठीक है। तो इसको आइए आगे हम लोग देखते हैं संतुलित करके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, और इस वीडियो के अंत में हम आप लोग को कुछ रिएक्शन दे देंगे जिसको आप लोग को संतुलित करना है, और संतुलित करके कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा कौन कौन संतुलित कर पाते हैं, ठीक है। देखिए संतुलित करने के लिए एक मेथड है हीट एंड ट्रायल, ठीक है। हीट एंड ट्रायल यानी कि पहले आप क्या करिए कि सीधा हीट करिए, रिएक्शन पे प्रयास करिए और उसको संतुलित कर लीजिए, ठीक है। यानी बार बार प्रयास कर करके ही संतुलित करना है। जैसे मान लीजिए कि एक बार हम हाइड्रोजन मान लीजिए कोई है, ठीक है, H है और O है, ठीक है, हम यहाँ पे H को 2 किए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर पूरा रिएक्शन हम संतुलित करके तैयार करते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या 4 हो जा रहा है, तो क्या करना है, फिर से इसको छोड़ देना है, और कहीं हाइड्रोजन होगा वहाँ पे हमको करके देखना है। तो इस तरह से क्या है कि बार बार ट्राई करके देखना है कि कहाँ से संतुलित होता है, और यही है हीट एंड ट्रायल मेथड, आप दूसरा कोई मेथड नहीं है, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड से ही आप जान सकते हैं कि कैसे संतुलित होगा। तो आइए आप लोग को समझाते हैं डिटेल में, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे केंद्रित करिएगा ध्यान, ताकि आगे जो है आपको जो रिएक्शन हम संतुलित करने देंगे वहाँ पे आसानी हो, ठीक है। देखिए उदाहरण के लिए अभिक्रिया क्या है, तो अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है लोहा और जल वाष्प यानी भाप, ठीक है, को हम लोग अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कि क्या ये संतुलित है यानी बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं LHS RHS, यहाँ पे तत्वों के नाम लिख दिए, एलिमेंट के नाम, ठीक है, यहाँ पे LHS लिख दिए, यहाँ पे RHS लिख दिए, ठीक है। और लिख करके हम लोग सबसे पहले तो ट्राई करते हैं कि क्या ये पहले से संतुलित है। अगर पहले से संतुलित होगा तो इसमें कुछ करना नहीं है, अगर पहले से संतुलित नहीं होगा तो इसको संतुलित करने के लिए हमको हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे Fe लिखा हुआ है लोहा, तो यहाँ पे लोहा एक अकेला है,
ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। यहाँ पे भी लोहा जो है वो 3 है कुल, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए LHS में। यहाँ पे कितना है 2 है, तो RHS में भी 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बच गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 लिख दिए, ठीक है। RHS में यानी कि उत्पाद के साइड कितना है, तो यहाँ पे 4 है, 4। और यही गड़बड़ कर दिया कि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और इधर LHS में 2 है, तो ये पूरे समीकरण को संतुलित नहीं होने दिया, ठीक है। ये समीकरण संतुलित नहीं है। अब हमको क्या करना है, ऐसा नहीं कि केवल हम ऑक्सीजन को बढ़ा दिए। ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे तो आगे और भी गड़बड़ हो सकता है। हाँ, ऑक्सीजन को बढ़ाने से कब होता है, जब इधर हमको ऑक्सीजन अकेला दिख रहा होता, ठीक है। अकेला अगर मान लीजिए +O यहाँ पे दिखता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे हम लोग 4 लगा देते और ये 4 हो जाता और ये संतुलित हो जाता। अकेला हम लोग को नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब अकेला नहीं दिख रहा है तो आइए इसको संतुलित करने का तरीका सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर रिएक्शन लिख लेते हैं ताकि हम लोग जो भी समझाएं उसमें समझना आसानी हो, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है Fe, ठीक है, प्लस क्या दिया हुआ है H2O। उसके बाद क्या दिया हुआ है इधर उत्पाद के साइड Fe3O4 प्लस क्या दिया हुआ है H2। ये रिएक्शन दिया हुआ है, केवल हम स्पेस बना रहे थे ताकि हम 2-3 बैठाने में आसानी हो, इसीलिए हम इसको ऊपर लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करना है उसके लिए भी उपाय बताया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसे यौगिक को लेंगे जिसमें अधिक से अधिक क्या हो, तत्व हो, शामिल हो, ठीक है। तो यहाँ पे सब अकेले है, यहाँ पे भी Fe आयरन अकेले है, यहाँ पे 2 है, लेकिन ज़्यादा तत्व और तत्वों की परमाणु संख्या ज़्यादा कहाँ है, तो यहाँ पे है Fe3O4, ठीक है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। Fe3O4 है, यानी कि इधर आयरन 3 है, ठीक है, और इधर आयरन 1 है, ठीक है। तो एक ये भी संतुलित नहीं है और हमारा एक ये भी संतुलित नहीं है, तो इधर आयरन कितना है, इधर आयरन 1 है और इधर आयरन 3 है। तो ये तो पूरा आसान हो गया कि आयरन अकेले है, तो यहाँ पे हम 3 लगा दिए, तो आयरन का यहाँ पे भी परमाणु संख्या 3 हो गया और इधर भी आयरन का परमाणु संख्या 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ जब हम लगाएं तो ये किसी और के साथ इफेक्ट नहीं पड़ा। सबसे पहली बात ये समझिए कि आप लोग जब इसमें इस तरह के रिएक्शन को जब आप लोग बैलेंस करिएगा तो इस तरह के बॉक्स बना करके इसको पैक कर लेना है, ठीक है। यानी कि इसके बीच में हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये पूरा बॉक्स बन के पैक होगा, यानी कि इसके बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। जैसे हमको केवल ऑक्सीजन का संख्या बढ़ाना है तो हम यहाँ पे मान लीजिए 4 की जगह 6 करना है, तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ 4 नहीं था तब भी हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, तो आगे बढ़ाएंगे। और जब हम आगे बढ़ाएंगे तो केवल ऑक्सीजन का संख्या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें जितने भी यौगिक, इसके यौगिक में जितने भी तत्व हैं सभी का संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले तो क्या किए, यहाँ 3 कर दिए। जब यहाँ 3 किए तो यहाँ पे क्या हुआ, Fe मेरा 3 हो गया, ये तो बैलेंस हो गया यहाँ पे 3 हो करके, ठीक है। अब क्या है ऑक्सीजन, देखिए परेशानी यहाँ है, आप लोगों को कंसंट्रेट यहाँ करना है, ठीक है। ऑक्सीजन का अगर हम संख्या क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का संख्या 1 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको अगर हम 4 करेंगे तो यहाँ तो कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पे 4 करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 4 लगाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्यों हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, ये रूल नहीं है, बैलेंस करने का ये रूल नहीं है। हम लोग कहाँ पे लगा सकते हैं, देखिए एक बार फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था H2O, ठीक है। और हम लोग क्या किए थे, इसको बॉक्स में पैक किए थे, ठीक है। तो इस बॉक्स में जब हम पैक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं बॉक्स के बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमको 4 लगाना है तो यहाँ पे 4 हम नहीं लगा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। हमको क्या करना होगा, तो इसके लिए जो हमको 4 लगाना है वो यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। और यहाँ अगर हम 4 लगाते हैं तो केवल ऑक्सीजन का संख्या नहीं बढ़ रहा है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का भी संख्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो हम यहाँ पे लगा करके 4 और इसको 4 कर दिए, ठीक है। ऑक्सीजन 4 हो गया, तो ये मेरा बैलेंस हो गया। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन
ये जो 4 है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं ना, किसी चीज़ को मान लीजिए 2 है यहाँ, 2 + 4, तो इसको ये जो 2 है इसके साथ भी गुना है, ये 2 इसके साथ भी गुना है, तो इसका क्या होगा, 2 दूनी 4 + 4 दूनी 8, इसका इस तरह से होगा 8 और 4 12। तो इतना समझना छोड़िए, ये जो 2 है इसके साथ भी गुना है और ये 2 इसके साथ भी गुना है। उसी तरह से ये जो 4 हमारा यहाँ पे हम आगे लगाएं, ये 4 इसके साथ भी गुना है, ठीक है, और ये 4 इसके साथ भी गुना है। तो जब इसके साथ गुना हुआ तो ये ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। अब इधर हाइड्रोजन हो गया 8, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन है 2, ठीक है, इधर जो अभिकारक है हाइड्रोजन हो गया 8 और इधर हाइड्रोजन क्या है, 2। अब यहाँ पे भी हमको 8 करना है। तब हम खोजेंगे कि अकेला हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है, उत्पाद में कहीं अकेला हाइड्रोजन दिख रहा है, तो जी हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है अकेले दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे 4 लगा करके 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 8 कैसे होगा, जब यहाँ 4 लगाएं तो ये 4 इस 2 से गुना होगा और 4 दूनी 8 हो गया। तो ये मेरा जो है पूरा क्या हुआ, बैलेंस हो गया, इधर भी 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया। एक बार हम क्या करते हैं, साफ़ सुथरा आपको लिख करके दिखा देते हैं, Fe, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, ठीक है, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया था हमारा LHS, इधर भी 3 हो गया Fe। हाइड्रोजन कितना हुआ, इधर भी 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया। ऑक्सीजन इधर 4 हो गया, इधर 4 हो गया। तो ये मेरा क्या हुआ, पूरी तरह से बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस करना है हीट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए जो है आप लोग लगातार, इसमें देखिए कोई इसका और फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है इसका प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आसानी से बैलेंस कर लीजिएगा, उतने तरह से आपका दिमाग खुलेगा कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। तो लगातार प्रैक्टिस ही इसको परफेक्ट बना सकता है और कोई इसका उपाय नहीं है, ठीक है। और बैलेंस करना जो है एग्ज़ाम में पूछता ही है, ठीक है, और बैलेंस करना आना चाहिए। आगे अगर आप क्लास करिएगा, साइंस लीजिएगा, आगे आप पढ़िएगा तो ये आते रहेगा, ठीक है। तो बैलेंस करना आप लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। अगर हम आपको प्रैक्टिस करने देंगे, वहाँ पे आप लोग को बैलेंस करके और कमेंट बॉक्स में दिखाना है। और अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जो बैलेंस नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उसको भी बैलेंस करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिए आगे बताते हैं आप लोग को रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि अलग अलग प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हम आप लोग को बता रहे हैं 5 प्रकार है, ठीक है, 5 वर्गों में बांटा गया है। 3 तो यहाँ, एक संयोजन, एक वियोजन और एक विस्थापन, ठीक है। उसके बाद संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक अकेला उत्पाद बना देता है, ठीक है। क्या करता है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ठीक है, अभिकारक के तरफ इधर क्या रहेगा, देखिए अभिकारक के तरफ इधर क्या रहेगा, A + B, और उत्पाद जो बनेगा अकेला बनेगा AB, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन अगर आपको कहीं दिखे तो ये क्या है, संयोजन। संयोजन मतलब होता है जोड़ना, संयोजन मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है, या जोड़ना। तो अगर क्या कर रहा है, दोनों को एक साथ मिला दे रहा है, जोड़ दे रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, जोड़ना। वियोजन मतलब होता है क्या, अलग अलग करना, बिछड़ना, ठीक है। वियोजन मतलब बिछड़ना, अलग अलग करना। तो एकल अभिकारक, अभिकारक एक ही है, ठीक है, AB, और ये आगे चल करके टूट के क्या बन रहा है, A + B। तो इस तरह के अभिकारक को, इस तरह का अभिक्रिया रिएक्शन को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। एकल अभिकारक यानी कि अकेला एक अभिकारक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में जब बंट जाता है, टूट जाता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन। वियोजन, ठीक है। वियोजन मतलब क्या होता है, बिछड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। इतना जब अगर शाब्दिक अर्थ आपको पता होगा तो इसका पूरा परिभाषा आप लोग खुद से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो यानी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक हो रहा है तो संयोजन कहेंगे। वियोजन का मतलब होता है बिछड़ना, यानी कि एक अधिकारक, एक ही अकेला अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वियोजन, ठीक है। वियोजन मतलब होता है बिछड़ना, और
विस्थापन, विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, ठीक है। विस्थापन मतलब किसी एक चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह चले जाने को हम लोग विस्थापित कहते हैं, ठीक है। हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि एक वस्तु अपने स्थान से ए स्थान से बी स्थान तक विस्थापित हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ से चलकर यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये हो गया विस्थापन। विस्थापन देख लेते हैं। तो अधिक अब क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व और उसके लवण विलयन को हटाता है, ठीक है। आगे देखिए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक ही उत्पाद बनाता हो तो उसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए जब मैग्नीशियम रिबन को जो चमकदार सफ़ेद लौ के साथ अगर जलाया जाता है, जलने के बाद उसका जो लौ यानी ऊपर का जो ज्वाला होता है, ज्वाला कैसा होता है? सफ़ेद और चमकदार होता है। और जलने के बाद जो उसका प्रोडक्ट लास्ट में बचता है वो सफ़ेद चूर्ण बचता है, ठीक है, सफ़ेद चूर्ण बचता है। और यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो यहाँ पे अभिकारक दो है और उत्पाद अकेले हैं। तो इस तरह के जितने भी रिएक्शन है उसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। अगला देखिए वियोजन अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो इसको जो है ये जब अभिकारक एक हो, ठीक है, अभिकारक अकेला एक हो और ये दो या दो से अधिक उत्पादन बन जाए, यानी कि उत्पाद दो या दो से अधिक बन जाए तो उसको कहा जाता है वियोजन। वियोजन मतलब होता है बिछड़ना या टूटना, ठीक है। तो इसका भी तीन प्रकार है। एक उष्मीय वियोजन है, यानी कि जब उष्मा की उपस्थिति में, यानी कि उष्मा पाकर, हीट पाकर के अगर कोई अभिक्रिया इस तरह का होता हो तो इसको कहा जाता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का जो है इसी का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश रासायनिक वियोजन एक होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा जब अगर रिएक्शन संपन्न हो, यानी कि रिएक्शन हो तो उसको कहा जाता है प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और ये जो सिल्वर क्लोराइड का धूसर होना, रंग मटमैला होना, ये उसी का उदाहरण है, ठीक है। अगला है विद्युत अपघटन, यानी कि विद्युत प्रवाह से होने वाले वियोजन, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग कारणों से वियोजन होता है, यानी कि अलगाव होता है, ठीक है, तत्वों का। तो यहाँ पे तीन प्रकार है, उष्मीय वियोजन, प्रकाश रासायनिक वियोजन और विद्युत अपघटन वियोजन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड अवस्था में है और उसमें अगर हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है? CaO प्लस CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे अकेला है, एक ही तत्व है, ठीक है, एक ही यौगिक है, तत्व नहीं एक ही यौगिक है। और ये क्या हो रहा है, ये टूट करके और दो या दो से अधिक एक ही अभिकारक है और दो उत्पाद बना रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के लवणीय विलयन से हटा देता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे ये पे रिएक्शन जो है बुक में भी ये बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है? Fe यानी कि आयरन जो है वो सॉलिड के फॉर्म में लिया जाता है और कॉपर सल्फेट जो है घोल के रूप में लिया जाता है, कॉपर सल्फेट को, ठीक है। और इसको जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, जो सल्फेट है, ठीक है, जो सल्फेट है वो आयरन के साथ आकर के मिल गया, ठीक है। यहाँ से इसको विस्थापित कर दिया गया कॉपर के साथ और देखो कॉपर अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं विस्थापित हो गया। जो ये आयरन कॉपर सल्फेट था वहाँ से सल्फेट निकल करके आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो अधिक क्रियाशील कौन था? तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है और कील पर तांबे की भूरी परत जम जाती है, ठीक है। विलयन का रंग क्यों हो गया हरा? तो विलयन का रंग क्या हुआ, वहाँ से जो तांबा है, ठीक है, वहाँ जो कॉपर था वो अलग हो गया अकेले और उसका जो सल्फेट है वो जाकर के कहाँ लग गया? आयरन के साथ, ठीक है, इसीलिए लोहे का रंग भूरा हो गया। तो इस तरह से जो है यहाँ पे देख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पे कम क्रियाशील तत्व जो है वो विस्थापित हो जाता है और अधिक अभिक्रियाशील तत्व के साथ उसका जलीय विलयन जो है, लवण जलीय विलयन उसके साथ जाकर के मिल जाता है। आगे देखिए एक है द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता हो, ठीक है। परस्पर आदान प्रदान मतलब वहाँ क्या था, एक से केवल दूसरे में जा रहा था, या लेकिन यहाँ क्या होगा,
एक का आयन देखिए, इसका आयन इधर आ जाएगा, इसका आयन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे द्विस्थापन। द्वि मतलब होता है दो, जब दोनों का आयन विस्थापित हो तो हम लोग कहेंगे द्विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दोनों का आयन क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, तो द्विस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो, एक्सचेंज होता हो, ठीक है। इस अभिक्रिया के दौरान जल में अविलेय एक सफ़ेद पदार्थ बनता है। अविलेय मतलब अघुलनशील, जो घुले नहीं, ठीक है। तो अघुलनशील एक सफ़ेद पदार्थ बनता है और जिसे अवक्षेप कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, अवक्षेप, ऐसा पदार्थ जो घुले नहीं, और इसीलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं इसका रिएक्शन, ठीक है। Na2SO4 प्लस BaCl2, यानी कि Na2 जो है उस रिएक्शन के बाद कहाँ हो रहा है, Na2 देखिए Cl के साथ लग रहा है, ठीक है। यहाँ Na2 Cl के साथ आ जा रहा है और SO4 Ba के साथ, यानी कि बेरियम सल्फेट बना रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, परस्पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसका आयन इसके साथ और इसका आयन इसके साथ। तो इस तरह से जो परस्पर आदान प्रदान होता है दोनों का आयन, तो इसको कहा जाता है द्विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखिए एक और अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, या ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, दोनों में से कुछ भी होगा, तो उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया ही कहेंगे, ठीक है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि, योग मतलब जुड़ना यानी कि वृद्धि होता हो, या हाइड्रोजन का ह्रास होता हो यानी हाइड्रोजन कम होता हो, तो क्या बोलता है, उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया ही कहते हैं, ठीक है। जैसे तांबे का चूर्ण को गर्म करने पर वह काली परत कॉपर ऑक्साइड में बदल जाती है। देखिए यहाँ तांबे को चूर्ण को गर्म किया जाता है, कॉपर चूर्ण को गर्म किया जा रहा है, ठीक है। और जब इसको हम गर्म कर रहे हैं तो नीचे क्या बन रहा है, नीचे यहाँ काली एक परत बन रही है, ठीक है। तो इसको रिएक्शन के माध्यम से भी देख रहे हैं, कॉपर को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि गर्म किया जा रहा है, गर्म करने पर क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। तो इस तरह से जो है रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता हो, यहाँ पे ऑक्सीजन को अलग से गर्म करने के टाइम पे दिया गया और ये ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास हो, ठीक है, ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन कम हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखिए अपचयन अभिक्रिया एवं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि अपचयन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया उपचयन का जस्ट उल्टा है, ठीक है। जस्ट उल्टा क्या है, उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन बढ़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, घटेगा, हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरह से आप लोग सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं, याद करने के लिए नोट्स में एकदम आसानी से। यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, ठीक है, इस तरह से माइनस, और इसमें हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ऑक्सीजन घट रहा है और हाइड्रोजन बढ़ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन घटे या हाइड्रोजन बढ़े, दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। या तो किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन बढ़े या ऑक्सीजन घटे, ठीक है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा भी हुआ है कि जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन ह्रास हो, ठीक है, या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया जा रहा है H2 के साथ, और जब गर्म करते हैं तो कॉपर और H2O बनता है। तो ये जो रिएक्शन है अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन देखिए क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित यानी कि ऑक्सीडाइज होता हो तथा दूसरा जो है अपचयित होता हो, ठीक है, रिड्यूस होता हो, ठीक है। तो जिसमें दोनों हो, ठीक है, एक क्या हो, एक तो उपचयित होता हो और एक अपचयित होता हो, जब दोनों होता है तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उपरोक्त अभिक्रिया में दिखा रहा है कि कॉपर ऑक्साइड का Cu में अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का H2O में उपचयन हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें मतलब मान लीजिए कि दो अभिकारक हैं A और B, तो एक उपचयित होता हो कोई भी और एक अपचयित होता हो कोई भी, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे दोनों चीज़ होता हो, दोनों घटना होती हो। देखिए एक टॉपिक है जो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, आप लोग इसको अक्सर देखते होंगे, संक्षारण। संक्षारण
मतलब क्या है, तो जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अम्ल, नमी या ऑक्सीजन या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे क्षय यानी कमज़ोर होने लगती है। ठीक है, कोई भी धातु क्या होता है, जब उसके आसपास वातावरण में या कहीं पे भी जब उसके संपर्क में अम्ल आता है या नमी आता है या ऑक्सीजन या आर्द्रता आता है, इनमें से कुछ भी आता है, तो उसके साथ क्या बनता है, उसका ऑक्साइड हमेशा बना देता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है। तो इस कमज़ोर होने का जो विधि है, जैसे लोहे पर भूरे रंग का जंग लगना, तांबे के सतह पर हरी परत का जमना या चांदी के ऊपर काली परत का जमना, ये सभी जो है वो क्या है, संक्षारण है। ठीक है, देखिए बचाव, यानी कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संक्षारण से बचाव यानी धातुओं के संक्षारण से बचाव के क्या क्या उपाय हैं। तो बहुत सारे उपाय है, जैसे पेंट करना, तेल लगाना, ठीक है, या यसद लेपन करके, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, विद्युत लेपन। ठीक है, ये सब विधि है बचाव के लिए। ठीक है, कभी कभी हम लोग लोहा लेने जाते हैं तो पूछते हैं कि ये लोहा GI है। GI मतलब क्या होता है, तो जब लोहे पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है तो उसमें जंग जल्दी नहीं लगता है। ठीक है, तो वही होता है GI लोहा। तो ये सब जो है, जैसे हम लोग दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे कोई अगर लोहे का सामान खरीदते हैं तो उस पर पेंट किया हुआ रहता है। तो पेंट क्यों किया जाता है, ताकि लोहे का जो ऊपरी परत है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए, नमी के संपर्क में नहीं आए, आर्द्रता के संपर्क में नहीं आए। ठीक है, ताकि उसमें जंग नहीं लगे। तो इस बचाव के लिए किया जाता है। दूसरा क्या करते हैं, तेल या ग्रीस लगा देते हैं। ठीक है, तेल या ग्रीस लगाने से उस पर एक परत बन जाता है, जिससे क्या होता है, ये ऑक्सीजन या आर्द्रता के संपर्क में नहीं आता है, नमी के संपर्क में नहीं आता है। यसद लेपन में भी यही होता है, उसके ऊपरी परत पर एक कोटिंग कर दिया जाता है जिंक का। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। तो ये सब विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, संक्षारण से किसी भी धातु को बचा सकते हैं। ये बचाव के विधि हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, विकृत गंधिता। ठीक है, यानी कि रेंसिडिटी। ये क्या है, विकृत गंधिता। तो जब वसा यानी फैट और तेल युक्त खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहती है तो वे उपचयित यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, इसके कारण उसके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं और भोजन खराब हो जाता है। जैसे बहुत सारी पैकेट की चीज़ें हैं, या अगर हम किसी चीज़ को वसा में छानते हैं या तेल से बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हवा के संपर्क में ज़्यादा देर तक रहें तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उपचयित हो जाता है। और उपचयित होने के कारण क्या होता है कि उसका सेंट यानी कि जो उसका नेचुरल सेंट था, जो बनाने के समय में हम जो सेंट कर रहा था, वो ख़राब हो जाएगा और उसका स्वाद भी बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, जैसे चिप्स के पैकेट में आप लोग सुने होंगे, कह देते हैं कि 5 रुपये का हवा दिया और फ्री में 2 चिप्स दिया, कह देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस हवा को ऐसे डाला गया है। ठीक है, उस हवा को इसीलिए डाला जाता है ताकि वहाँ ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, उस खाने के पदार्थ में ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूट जाए। तो क्या किया जाता है, उस पैकेट से पूरे ऑक्सीजन को निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, ताकि उसमें नमी ना रहे, उसमें ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, और इससे क्या हो, खाने की चीज़ खराब ना हो, उसका टेस्ट, उसका सुगंध खराब ना हो। ठीक है, जो बनाया गया है उसी तरह से रहे लंबे समय तक। और वायुरोधी बर्तनों में रखना, जिसको हम लोग कहते हैं एयर टाइट कंटेनर, यानी कि ऐसे बर्तन में रखें जिसमें हवा प्रवेश न कर सके बाहर से। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ को ऐसे बर्तन में रखते हैं जिसमें हवा बाहर से प्रवेश न करे तो वो लंबे समय तक खाने के लिए उपयोगी रहता है। ठीक है, तो धीमी गति से उपचयित होता है। देखिए, जब तक उसमें नाइट्रोजन नहीं डालेंगे तब तक तो होगा, लेकिन उसका गति कम हो जाएगा। बाहर से लगातार उसमें जो ऑक्सीजन आ जा नहीं रहा है, ठीक है, जो उसमें बंद हो गया सो हो गया। तो जब लगातार उसमें उसका लगातार बाहर के ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूट जाता है तो उपचयित होने का जो समय है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही है विकृत गंधिता। देखिए, हमारा प्रयास तो है कि सभी टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन करना अपने जैसे भाषा में, ठीक है, एकदम सामान्य भाषा में, ताकि सबको समझ में आए। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जो पूरा अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वो समाप्त हो गया।
और वीडियो को क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, ठीक है, अपने उस दोस्तों के साथ जो इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं या इस चैप्टर इस क्लास में है 10th क्लास में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ताकि पता चल सके कि नया अध्याय का वीडियो आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से NCERT का और भी कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो लगातार वीडियो आते रहेगा आपके लिए। और जो हम रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग संतुलित करने के लिए रिएक्शन, ढांचा रिएक्शन दे रहे हैं, उसको संतुलित करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।